डिमांड, लेकिन हमने ना इस चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा पढ़ा है। हमने यहाँ पे बात करनी है कि डिमांड का प्राइस के ऊपर, हमने यहाँ बात करनी है कि सप्लाई का प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, मेरी बात समझ। 6 मार्कर माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन आने हैं आपके। एक तो थर्ड यूनिट से आना है जिसके अंदर 5 चैप्टर है, एक प्राइस डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक से आना है। ठीक है, अब प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये तो जान लो, बेसिक तो जानना जरूरी है ना। आप सब लोगों ने पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, पढ़ा है ना। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन हमने ना इस चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा पढ़ना है। हमने यहाँ पे बात करनी है कि डिमांड का प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमने यहाँ बात करनी है कि सप्लाई का प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने थार कार के बारे में सुना है? थार, आज से महिंद्रा थार, जो कि पंजाबी गानों में बोझर आती है, मुंडा थार चलौंदा फिरे, ऐसे आती है ना। थार की आज से 15 साल पहले कोई डिमांड नहीं थी, मतलब बहुत ही कम प्राइस की आती थी, क्योंकि डिमांड कम थी, इस वजह से प्राइस कम था। लेकिन धीरे धीरे करके अभी पिछले कुछ सालों में थार ना ट्रेंड में आ गई, जिसकी वजह से थार की डिमांड बढ़ गई। काफी लोगों ने अपनी मस्कुलैरिटी दिखाने के लिए थार कार खरीदना शुरू कर दिया कि हम तो महिंद्रा थार चलाएंगे जी, पहाड़ों पे जाएंगे थार लेके जाएंगे। इस वजह से उसके प्राइस बढ़ गए। मतलब जो कार 8-10 लाख रुपए की आती थी, वो 18 लाख के आना शुरू हो गई। अब रिसेंटली, अभी की बात कर रहा हूं मैं, करंटली थार की डिमांड दोबारा से कम हो गई है, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है वो थोड़ी सी, क्योंकि उतनी ज्यादा आपको फैसिलिटीज नहीं देती जितनी दूसरी कोई कार देती ना, तो थार के प्राइस दोबारा से कम होते जा रहे हैं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि डिमांड के प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सिमिलरली सप्लाई का भी प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। लॉ ऑफ डिमांड जो आपने पढ़ा है ना, वहां पे प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो पढ़ा जाता है। लॉ सप्लाई आपने पढ़ा है, वहां पे प्राइस का सप्लाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो पढ़ा जाता है। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात है, तो हमने ये नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप नहीं पढ़ना, हमने डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ना है। दोनों बातों में डिफरेंस समझे आप। हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप नहीं पढ़ना, हमने डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ना है। अब मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से पक्का। हमने सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ना है। जैसे डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप, आपको समझ आ गया? डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर कभी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से। और डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस कम होगा। सिमिलरली अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी। बेटा सब लोगों को पता है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे कोई इंसान, दुख होगा ये सुन के, आसानी से अवेलेबल होगे तो भाव कम होंगे। जो चीज आसानी से इजीली अवेलेबल होती है हमेशा भाव कम होते हैं, प्राइसेस कम होते हैं। लेकिन जिसकी सप्लाई कम होती है उसके प्राइस ज्यादा होते हैं। तो ये बेसिक है इस चैप्टर का। मतलब कोई भी 6 मार्कर क्वेश्चन आना हो, ऐसे तो नहीं कि हवा में तीर चलाना शुरू कर दूंगा कि बेटा ये करके जाना। इतना तो समझना पड़ेगा ना आपको, ये बेसिक है इस चैप्टर का। बेसिक क्या है? हाँ बेटा, धैर्य देखो आना ही पड़ेगा, जहां जहां बेइज्जती की बात होगी वहां पे धैर्य को आना पड़ेगा। तो डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट, ठीक है। और सप्लाई और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनडायरेक्ट। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का। अब इसके अंदर क्या 6 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है वो बता रहा हूं मैं आपको। आपको ये बात करनी है, मतलब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन ये वाला, अगर डिमांड बढ़ती है या सप्लाई बढ़ती है तो डायग्राम के अंदर क्या चेंज आता है। अब मेरी बात समझ बेटा अच्छे तरीके से। अगर डिमांड कम होती है या सप्लाई कम होती है तो डायग्राम के अंदर क्या चेंज आता है। सबसे पहले तो बात ये है, आपको ये पता होना चाहिए, जहां पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। पता ना सब लोगों को। ये जो अपवर्ड स्लोपिंग है ये सप्लाई कर्व है, और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये डिमांड कर्व है। ठीक है जी। मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो सप्लाई है, और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो डिमांड है। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे इसको क्या बोलेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटे इसको? मार्केट इक्विलिब्रियम। जिस प्राइस के ऊपर ये इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं, मेरे साथ बोलेंगे सारे लोग, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्वांटिटी इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्वांटिटी इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझे मेरी बात बड़ा अच्छे तरीके से पक्का। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड बढ़ती है तो कहां जाएगी? राइट वर्ड।
सप्लाई बढ़ती है तो कहां जाएगी? अपने राइटवर्ड। दोनों चीजें जब बढ़ेंगी तो राइटवर्ड ही जानी है, आपको पता होना चाहिए। डायग्राम वाला क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि आपको बोला जाए कि दोनों में एक साथ चेंज आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई में एक साथ चेंज आ रहा है, तो इसके 3 डायग्राम बना के दिखाओ, क्योंकि जब एक साथ चेंज आएगा तो 3 ही केसेस बनेंगे। मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे, देखो मेरी बात सुनो पहले तो। ये सामने आपके डायग्राम है, मैंने बोला डिमांड बढ़ेगी, तो पता क्या करोगे आप? डिमांड ऐसे है, ऐसे ही है ना, तो डिमांड बढ़ेगी तो उसके राइटवर्ड जाएगी। जब ये दोबारा से सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, तो बेटा इसको बोलेंगे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्राइस बढ़ गया इसकी वजह से, और क्वांटिटी तो बढ़नी थी, डिमांड बढ़ गई तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी ना। मतलब आपको जब बोला है कि डिमांड बढ़ रही है, तो आपको उसके राइटवर्ड एक और लाइन बनानी है डॉटेड, उसके पैरेलल। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे न्यू प्राइस होगा, न्यू प्राइस है ये, और ये न्यू क्वांटिटी। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात? तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अगर कोई भी चीज बढ़ेगी तो अपने राइटवर्ड जाएगी, उसी के पैरेलल आपको बनानी है, और कोई चीज कम होगी तो लेफ्टवर्ड जाएगी, उसी के पैरेलल आपको बनानी है। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात? पक्का? ऑफलाइन जितने बच्चे बैठे हैं, ऑनलाइन जितने बच्चे बैठे हैं, समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात? हाँ जी, सुनो मेरी बात। सुहान जी, मैं क्या बोल रहा था, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? 6 मार्कर के हिसाब से बात होनी है ना, कि डायग्राम वाला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्योंकि मैं तो रैन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। मतलब वैसे भी अगर रैन इंटरनेशनल स्कूल का नहीं है ये, उसके अलावा भी अगर किसी का अगर आ जाता है यूट्यूब पे डेली के वीडियो, तब भी ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 6 मार्क के हिसाब से। मैं सबको भी कवर करके चलूंगा। उन्होंने बोला कि साइमल्टेनियस चेंज आ रहा है, साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस चेंज आ रहा है डिमांड एंड सप्लाई में। अब वो कैसा चेंज आ सकता है? अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो दोनों बढ़ सकते हैं, क्या पता दोनों कम हो सकते हैं, क्या पता डिमांड बढ़ जाए सप्लाई कम हो जाए, क्या पता डिमांड कम हो जाए सप्लाई बढ़ जाए। जब साइमल्टेनियस चेंज आ रहा है तो ये आ सकता है ना। अब इसमें से सारे नहीं आएंगे, वो आपको बकायदा क्वेश्चन में बोलेंगे कि दोनों बढ़ रहे हैं, बताओ क्या केस बन सकते हैं। दोनों कम हो रहे हैं, बताओ क्या केस बन सकते हैं। एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, बताओ क्या केस हो सकते हैं, वो बोलेंगे आपको। तो क्या केस हो सकते हैं बताओ बेटा? जब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, मैं आपको वो वाला बना के दिखा रहा हूँ, दोनों में इक्वल चेंज आ सकता है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ सकता है, या सप्लाई में ज्यादा चेंज आ सकता है। ये जो मैंने मोर देन का साइन बनाया है डिमांड की तरफ, इसका मतलब डिमांड में गैप बढ़ा लेंगे हम। और फिर तीसरे में मैंने आपको मोर देन का साइन बनाया सप्लाई की तरफ, तो इसका मतलब सप्लाई में गैप ज्यादा लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा 6 मार्क का। मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा डिमांड एंड सप्लाई। पहले क्वेश्चन लिखा होगा इकोनॉमी इज ऑन इक्विलिब्रियम, मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी नहीं, मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम। क्या लिखा होगा? मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम बट डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीज कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं। अब बताओ डायग्राम के थ्रू कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, विद डायग्राम बताइए। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई अच्छी तरीके से? तो क्या करोगे आप, ये वाला है पहले तो आप फिर दोबारा से सेम डिमांड एंड सप्लाई बनाओगे। मार्केट सप्लाई ऊपर जाएगी, मार्केट डिमांड नीचे की तरफ आएगी, है ना बेटा। और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। प्यारे बच्चों, जब दोनों में सेम चेंज आ रहा है वो बना रहा हूं मैं, ये वाला पहले वाला, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी राइटवर्ड जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी अपने राइटवर्ड जाएगी, जाएगी बेटा। इसका मतलब ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट में अगर मैं इसको यहां पे लेके जाऊं तो ये पुराने वाले प्राइस से इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसको नीचे लेके जाऊं तो ये क्वांटिटी बन गई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं बेटा, आपने थोड़ा गैप कम लिया, जरा सा भी गैप में चेंज आया तो ये ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, ये उधर उधर हो जाएगी। गैप चेंज होने का मतलब, सेम होने का मतलब ये है, बताता हूं, गैप सेम होने का मतलब ये है कि ये वाला गैप, कौन सा वाला? ये वाला, जो पुराने वाला सप्लाई
और नया वाला सप्लाई बना है, ये वाला गैप शुड बी इक्वल टू ये वाला गैप, यानी कि पुराने वाली डिमांड और नए वाली डिमांड, ये गैप इक्वल होना चाहिए। जब आप इक्वल वाला बना रहे हो तो तभी आपको एक्चुअली में पता चलेगा। समझिए बेटा अच्छी तरीके से बात। तो इसका मतलब पहले केस में आप आंसर में क्या लिखोगे, आप लिखोगे नो चेंज इन प्राइस। क्या लिखोगे बासु बेटे, नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी राइजेस, नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी राइजेस। बात समझ आएगा बेटा अच्छी तरीके से। अनुष्का दोबारा से समझा रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुष्का दोबारा से समझा रहा हूँ बेटा, देखो मेरी बात सुनो। सिंपल है, देखो अनुष्का, क्योंकि पेपर परसों है तो सीधा मुद्दे की बात पे आया मैं। अगर अभी ये मई जून चल रहा होता तो फिर मैं इधर उधर की बात को बोलता, और पेपर परसों है तो मेरे को सबके हिसाब से सोचना है। इस वजह से मैं चैप्टर नंबर 11 पहले करवा रहा हूं, इसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है जी। प्राइस डिटर्मिनेशन में मैंने समझाया कि इसका मतलब क्या है। मेरे को एक बात बताओ अनुष्का, अभी एक मोबाइल फोन है, इसका कोई प्राइस डिसाइड हुआ होगा? अगर एक ईयरबड्स है, इसका कोई प्राइस होगा मार्केट में? ये जैकेट मैंने पहनी है, इसका कोई प्राइस है? अब मुझे बताओ इसका प्राइस कैसे डिसाइड हुआ? दो चीजों पे, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। समझे मेरी बात? डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस होते हैं जो किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड करते हैं। समझ गए? अब आपको ये तो पता होगा कि किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ेगी तो उसके प्राइस तो बढ़ेंगे ना। अब मान लो कि अगर मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, मेरा एक सब्जेक्ट है, अगर बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे, बहुत सारे बच्चे, मेरे को फीस बढ़ानी चाहिए कम करनी चाहिए? उस केस में बढ़ानी चाहिए ना, डिमांड बढ़ गई प्राइस बढ़ जाएंगे, है ना। डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं, सिमिलरली डिमांड कम होती है तो प्राइस कम होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा था, एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना आपने, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड इतना आसान था और आप शुरू में भी पढ़ लेते हो तो हमेशा उससे आप रिलेट करते हो चीज को, जबकि ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस का डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो बताया गया था। यहाँ इस चैप्टर के अंदर डिमांड का प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो बताया गया। अनुष्का पहले ये बताओ, आपको समझ आ गई बात? अच्छे तरीके से बोलो हाँ है ना, यहां तक समझ आ गई बेटा? यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे डिमांड कॉज है, कॉज मतलब पहले जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, और प्राइस उसका अफेक्ट है। समझ आ गया बेटा अच्छी तरीके से? सिमिलरली सप्लाई कॉज है और प्राइस उसका इंपैक्ट है। बात समझ आ गया बेटा अच्छी तरीके से? बात पक्का 100% है? जो दो बच्चे अभी नए आए हैं उनको ये समझ आ गया बेटा अच्छी तरीके से बात, कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कॉज है, और बेटा वही किसी भी चीज का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। जितनी भी चीजें आती हैं, शेयर मार्केट में शेयर बिकते हैं, शेयर का प्राइस भी कौन डिटरमाइन करता है बताओ? डिमांड एंड सप्लाई। अब मेरी बात समझ रहे हो अच्छे तरीके से? अगर किसी भी फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बताओ मालदीव जाने वाली फ्लाइट की टिकट के प्राइस कम होंगे या बढ़ेंगे? अब कम होंगे या बढ़ेंगे? अब आपको रीसेंट न्यूज तो पता ही है, कम होंगे। क्यों कम होंगे बताओ? क्योंकि मालदीव की डिमांड कम हो गई, टाटा फिश। हमारी बात समझ गई बेटा अच्छे तरीके से? हम कहा जाएंगे अब बताओ? बहुत बढ़िया कार्तिक, लक्षद्वीप ओपी, हम लक्षद्वीप जाएंगे बेटा। और धीरे धीरे करके अब लक्षद्वीप को, जिसको कोई 4 महीने पहले पूछता भी नहीं था, नहीं पूछता था ना, अब धीरे धीरे करके उसके प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वहां पे होटल बुकिंग हो जाएंगी। तो आपको पता तो है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो ना बेटा अच्छे तरीके से? इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो। तो यही है प्राइस डिटर्मिनेशन, यही चैप्टर है। देखो बेटा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अगर मैं आपको बताता रहूंगा कि लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होती है आपकी, तो आपको अच्छे तरीके से बातें समझ आती रहेंगी। ठीक है जी। अब मैंने उसके बाद क्या करा अनुष्का, आपका ब्लूप्रिंट मेरे पास है रान इंटरनेशनल का, इस चैप्टर में से 6 मार्क का एक क्वेश्चन आना है। मैं उसके ऑप्शन बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं इसे हवा में तीर नहीं चला सकता, मैं समझा के बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने पढ़ाने का स्टाइल चेंज नहीं कर सकता। यही मेरा स्टाइल है कि मेरे को समझाना ही पड़ेगा,
कॉन्सेप्ट तो समझाना ही पड़ेगा, रटवा नहीं सकता मैं। तो मैंने एक नोना नोना डायग्राम बनाया। क्या बनाया? नोना नोना डायग्राम बनाया। ये जो लाल पेन से बना हुआ है ना, सप्लाई अपवर्ड जाती है, डिमांड डाउनवर्ड आती है। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो दोबारा से, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटे? इक्विलिब्रियम। और जहां पे वाई एक्सिस के ऊपर ना प्राइस लिखते हैं, तो ये जो लाइन गई ना इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो लाइन नीचे गई इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात? पक्का 100% है। अगर हम डिमांड बढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज अगर बढ़ेगी तो वो राइटवर्ड जाएगी। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से? और कम होगी तो लेफ्टवर्ड जाएगी। कोई भी चीज अगर बढ़ेगी तो राइटवर्ड जाएगी, और कम होगी तो लेफ्टवर्ड जाएगी। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात? सप्लाई भी अगर बढ़े तो राइटवर्ड ही जाएगी अपने। मैंने चार डायग्राम बनते हैं देखो यहाँ पर। अब डिमांड बढ़े, डिमांड कम हो, सप्लाई बढ़े, सप्लाई कम हो, ऐसे चार डायग्राम बना सकता हूं ना मैं यहाँ पर। लेकिन मैंने एक ही एग्जाम्पल के तौर पे बनाया। किसका बनाया? इसका बनाया। डिमांड बढ़े इसका बनाया। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात? पक्का? तो डिमांड का राइट वर्ड अपना सीधा हाथ उठाओ। डिमांड का राइट वर्ड, डिमांड का राइट वर्ड क्या है? रेड वाले लाइन, जो ये वाली लाइन है ना, अब मैं सिर्फ अनुष्का के लिए कर रहा हूं क्योंकि पहले नहीं समझ आया। अगर ये वाली जो लाइन है ना जिसके ऊपर मैंने येलो मार्कर करा, ये डिमांड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ गई आ गई। हाँ बेटा पहले ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मुझे यहाँ तक बताओ बेटा, जब
वो करके बताओ। कार्तिक बेटा तुझे आवाज आ रही है? हाँ कार्तिक मुझे पहले बता, जनरली बता, मजाक से हट के, जो मैं भी टॉपिक समझा रहा हूँ ये समझ आया या नहीं आया? प्राइस डिटर्मिनेशन वाला कि डिमांड अगर बढ़ती है तो वो राइटवर्ड जाएगी। हाँ बेटा डिमांड वाला समझ आया? अनुष्का हाँ मेरे को बताओ बेटा पक्का। आगे बढ़े बेटा जल्दी, टाइम हमारे पास है और मैं टाइम बहुत ज्यादा देने को तैयार भी हूँ, टेंशन नहीं है। लेकिन पहले बताओ कि आपको जितनी अभी बात समझाई है, ठीक है? सुनो मेरी बात अब बेटा, वापस इस टॉपिक के ऊपर आ दे। तो मैंने अभी तक ये बताया कि अगर मान लो कि मेरे साथ बोलना दोबारा से, डिमांड अगर बढ़ेगी तो राइटवर्ड जाएगी, सप्लाई अगर बढ़ेगी तो अपने राइटवर्ड जाएगी। डिमांड अगर कम होगी तो लेफ्टवर्ड जाएगी, सप्लाई अगर कम होगी तो लेफ्टवर्ड जाएगी। इतनी बात समझ आई बेटा? अच्छे तरीके से बोलो है ना? पक्का? अब मैंने ये जस्ट एग्जांपल दिया था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि अगर दोनों एक साथ चेंज हो तो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। वो बोलेंगे मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम पे बात समझ आ रहा है? वो बोलेंगे मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है? मार्केट इक्विलिब्रियम पे तो इसका मतलब क्या करोगे आप बेटा? तीनों केस में 3 केस बनेंगे इसके, ये 3 केस बनेंगे, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है? तीनों केस में आपको ये वाला डायग्राम तो बनाना ही है। पहले वाई एक्सिस बनाओगे, फिर एक्स एक्सिस बनाओगे, फिर ये डिमांड बनाओगे, फिर सप्लाई बनाओगे। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? ये तीनों केसेस में आपको बनाना ही है। मार्केट इज ऑन इक्विलिब्रियम, इसके लिए आपको एक ढांचा, एक बेस तो तैयार करना ही है। कोई भी आगे चेंज आ रहा है वो बात की बात है, लेकिन ये तो बनाना ही है कि सप्लाई बनाया, डिमांड बनाया, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन में लिखा होगा। फिर उन्होंने बोला कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इंक्रीजिंग, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंक्रीज करते हैं, ठीक है? बताओ कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो ये बोल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो दोनों में भी तो 3 सब केसेस बन सकते हैं। ये 3 सब केस है। पहला बताओ, डिमांड एंड सप्लाई में बराबर चेंज आ रहा है। दूसरा बताओ, डिमांड बढ़ रही है ज्यादा रेट से, सप्लाई बढ़ रही है कम रेट से, दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन ज्यादा चेंज किस में आ रहा है? बताओ बताओ बताओ, डिमांड में। और तीसरा, सप्लाई बढ़ रही है ज्यादा रेट से, डिमांड बढ़ रही है कम रेट से। सप्लाई बढ़ रही है ज्यादा रेट से, डिमांड बढ़ रही है कम रेट से। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? डिमांड बढ़ रही है कम रेट से। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? बोलो है ना? पक्का? तो ये 3 केस बनेंगे। पहला वाला मैंने बना के दिखा दिया, ये पहला वाला बनाया। डिमांड अगर बनी तो अपने राइटवर्ड गई है, ये डिमांड का राइटवर्ड। सप्लाई अगर बढ़ी तो अपने राइटवर्ड गई है, ये सप्लाई का राइटवर्ड। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए आपस में, मैं इसको लेके जा रहा था इधर, लेकिन ये तो पहले वाले से ही टकरा गया। इसका मतलब जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, बराबर बढ़ रहे हैं, तो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, पुराने वाला प्राइस ही निकल गया। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? बोलो है ना? तो बेटा इसका आंसर क्या लिखोगे आप? उन्होंने ये पूछा था ना, क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर चेंज, तो आप आंसर लिखोगे नो चेंज इन प्राइस। क्या लिखोगे? नो चेंज इन प्राइस। और उन्होंने बोला क्वांटिटी के ऊपर क्या चेंज आएगा, तो आप लिखोगे क्वांटिटी राइज कर रही है। क्या लिखोगे बताओ? क्वांटिटी राइज कर रही है। क्या लिखोगे बताओ जल्दी बताओ? क्वांटिटी राइज कर रही है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? बोलो है ना? पक्का? 100% है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बोलो है ना? पक्का पक्का पक्का? बोलो है ना? पक्का पक्का पक्का? बोलो है ना? ठीक है जी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, वापस आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मैं इसका दूसरा केस करके दिखाता हूं, चलो। ये वाला, ये वाला कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों बढ़ रही है, लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। किस में ज्यादा चेंज आ रहा है? डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंक्रीजिंग, बट डिमांड इज इंक्रीजिंग बाय मोर रेट। बात समझ आ गई? वो चेयर लेकर इधर आ जाओ बेटा जल्दी। डिमांड ज्यादा रेट से बढ़ रही है सप्लाई के कंपैरिजन में। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात? पक्का? बेटा सुनो, जैसे
विकास वो चेयर इधर रखो फटाफट से। देखो बेटा, डिमांड के अंदर मैंने ज्यादा का गैप ले लिया, ठीक है, और सप्लाई के अंदर कंपेरेटिवली, इधर आओ बेटा इधर आओ, डिमांड के अंदर ज्यादा गैप ले लिया और सप्लाई के अंदर कंपेरेटिवली कम लिया, ठीक है, बताओ हाँ है ना। डिमांड के अंदर ज्यादा गैप ले लिया और सप्लाई के अंदर कंपेरेटिवली कम लिए। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात, पक्का दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये दोबारा से इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इस केस में प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन क्वांटिटी भी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से। दूसरे केस में प्राइस सेम नहीं है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये दूसरा केस। अनुष्का आप बताओ, आपको बात समझ आई या नहीं? डिमांड के अंदर ज्यादा चेन लिया, देख रहे हो आप? अनुष्का आप बताओ बेटा, आपको बात समझ आई या नहीं? डिमांड के अंदर ज्यादा चेन लिया और सप्लाई के अंदर कम चेन लिया। बहुत बढ़िया अनुष्का, शाबाश बेटा, समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से बात, बोलो हाँ है ना, पक्का 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 पक्का। तीसरा केस आप खुद बना लोगे, ऐसे ही सारे केसेस बनने, ऐसे ही सारे केस बनने, कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, मतलब इन तीनों, इन चारों में से, इन चारों में से, इसमें से या इसमें से या इसमें से या इसमें से, इन चारों में से कोई भी केस आ सकता है। बात समझ आ गई? चारों में 3 सब केसेस हैं, वो बता सकते हैं 6 मार्क के हिसाब से। डिमांड में और सप्लाई में इक्वल चेंज, बढ़ रही है कम हो रही है, उसके हिसाब से राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना। डिमांड में और सप्लाई में अनइक्वल चेंज, उसमें 2 केसेस हो सकते हैं कि डिमांड ज्यादा रेट से या फिर सप्लाई ज्यादा रेट से। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात। 6 मार्कर में और कौन सा दावेदार है जो 6 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है इसमें, वो है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। अब प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, सब लोगों को पता है कि प्राइस सीलिंग का मतलब होता है, सीलिंग वर्ड का मतलब होता है जो छत पे सीलिंग होती है। अब ये क्या है, ये हमारी अपर लिमिट है। सीलिंग वर्ड से क्या समझते हो, अपर लिमिट। देखो क्या होता है कभी कभी ना, जैसे अब मान लो कि आईफोन है, अब आईफोन है मेरे पास 11 है, मेरा बड़ा पुराना फोन है, लेकिन इसकी बहुत सारे प्राइस है, बहुत ज्यादा प्राइस है। इसका सबसे बड़ी रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है ब्रांड वैल्यू, इसकी गुडविल, इसकी वजह से इसके प्राइस बहुत ज्यादा है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आईफोन के प्राइस ज्यादा भी है तो आईफोन कोई एसेंशियल आइटम ढूंढना है कि सबको खरीदनी है। इसका मतलब अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइस तो बहुत ज्यादा हाई भी हो सकते हैं, टू हाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब होगी अगर वो प्रोडक्ट एसेंशियल आइटम है। मेरे पास समझ गए, डिमांड की वजह से किसी चीज के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं। आईफोन जैसी चीज में, जैकेट जैसी चीज में, लैपटॉप जैसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप 3 लाख के भी आते हैं, मैकबुक लेते हैं लोग, मैकबुक एयर लेते हैं लोग, आईफोन लेते हैं लोग, समझ रहे हो? जैकेट महंगे से महंगे लेते हैं, सेलिब्रिटी पहनते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस अगर महंगा है, डिमांड की वजह से महंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर असेंशियल आइटम है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोई मेडिसिन हो गई, कोई केरोसिन हो गई, जो काम की चीजें होती हैं, इसमें अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो गए बिकॉज ऑफ हायर डिमांड, बिकॉज ऑफ हायर डिमांड। हायर डिमांड को क्या कहते हैं इसमें, आपको इतना तो पता होगा बेटा, परसों पेपर है, इसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड, बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। क्या समझे, बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर बहुत ज्यादा हो गई तो क्या करोगे, उस केस में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, तो क्या करोगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करोगे, गवर्नमेंट क्या हो रहा है, ये हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है, हम तो गरीब है। कोविड के टाइम पे नहीं हुआ था, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, मेडिसिन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, कुछ होता है दुष्ट लोग, उन्होंने बढ़ा दिए। तो उस केस में गवर्नमेंट बीच में आई, सरकार बीच में आई, तो सरकार ने मैक्सिमम प्राइस तय करा। क्या तय करा, मैक्सिमम प्राइस तय करा। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस, ये जो प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर सेट हो रहा है ना, वो इक्विलिब्रियम प्राइस ही है। मान लो पेट्रोल का प्राइस प्रति लीटर 150 रुपए सेट हो जाए, किसकी वजह से हुआ, ये डिमांड की वजह से हुआ ना, तो इस वाले प्राइस को क्या बोलोगे आप, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलोगे आप, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, इसको बोलोगे इक्विलिब्रियम प्राइस, जो डिमांड की वजह से हुआ। लेकिन सरकार इससे थोड़ा कम एक प्राइस तय करेगी
अपनी तरफ से कि 100 रुपए से ज्यादा नहीं कोई चार्ज करेगा, 100 रुपए से ज्यादा कोई नहीं लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपर लिमिट, मैक्सिमम प्राइस, प्राइस सीलिंग। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का? सो मैं आपको डेफिनेशन पूरी समझा रहा हूँ, क्यों मैंने इक्विलिब्रियम प्राइस का बीच में एंगल दिया, क्योंकि डेफिनेशन समझना उसके अनुसार जरूरी है। प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस बट लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। बट क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ऊपर सेट हो गया था, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है जो नेचुरली सेट हो जाए। सो प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस बट लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। बात समझ आया भाई? जो कि पे करना पड़ेगा किसको? अपनी जेब से कस्टमर को। कौन पे कर रहा है? कस्टमर पे कर रहा है। बात समझ आया? उससे ज्यादा नहीं पे करेगा कस्टमर, ये 100 रुपए पे करेगा, इससे ज्यादा पे नहीं करेगा। इससे कम जितना मर्जी चार्ज कर लो, सरकार ने कहा है 100 रुपए तो 100 रुपए। और किस केस में होता है? असेंशियल आइटम के केस में होता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि शायद मार्केट में उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा का मतलब क्या है? दो एंगल। आधा ग्लास पानी का भरा हुआ है, इसका मतलब आधा खाली है। तो अगर मैं एक्सेस डिमांड बोल रहा हूं तो इसका मतलब हो सकता है डिमांड बहुत ज्यादा हो सकता है सप्लाई बहुत कम हो। ये मेरा डिमांड हाथ है, ये सप्लाई है। जब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में मिले हुए हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे से, इसको क्या बोलोगे? बोलो मेरे साथ, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे मेरे साथ? मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना? मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा अगर डिमांड बढ़ गई या सप्लाई कम हो गई। दोनों केसेस को बोलोगे एक्सेस डिमांड। क्या बोलोगे? बात समझ आ रही है? तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड प्राइस सीलिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो जब 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसका, तो आप क्या क्या लिखोगे आंसर के तौर पे? आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। बेटा ये सब कुछ मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, बात समझ आ रहा है? इसकी डेफिनेशन लिखोगे। मैं आपको याद करा देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा। आज आपके ग्रुप में क्वेश्चन नंबर भी आ जाएंगे कि ये क्वेश्चन याद कर लो जी। बात समझ आ रहा है बेटा अच्छी तरीके से? ये क्वेश्चन मत छोड़ के जाना चाहिए। समझ गए? प्राइस सीलिंग में समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होती है क्लास, रटवाने के लिए थोड़ा ना होती है कोई चीज। सो मेरे साथ बोलेंगे, प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस बट लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस बट लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस which is to be paid by the consumer, which is to be paid by the consumer. maximum price but lower than the equilibrium price. बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से? बट लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? इक्विलिब्रियम से तो कम है बट लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का? बट लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है? फिर उसके बाद ऑब्वियसली इसका डायग्राम बनाओगे आप, ये लिखोगे भी, दिस हैपेंस इन केस ऑफ एसेंशियल आइटम ओनली। ये सिर्फ एसेंशियल आइटम के केस में होता है। सर मैक्सिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपकी मैम ने आपको मैक्सिमम प्राइस बाय द गवर्नमेंट लिखवाया तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल, वो भी सही है। इक्विलिब्रियम प्राइस से कम ही तो सेट करेंगे अनुष्का, ऑब्वियस बात है ये तो। अनुष्का कौन से सेक्शन में है? पता नहीं कौन सी वाली है। अच्छा ठीक है, बढ़िया। अनुष्का बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा ऑब्वियसली। इक्विलिब्रियम प्राइस टू हाई सेट हो गया था, ये इक्विलिब्रियम प्राइस टू हाई सेट हो गया था, तभी तो इसको अनअफोर्डेबल था काफी लोगों के लिए, तभी तो थोड़ा कम प्राइस तय करा गया। एक काफी लोगों के लिए अनअफोर्डेबल था तो तभी तो एक कम प्राइस तय करा गया। 100 रुपए जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा था, इस वजह से सेट करा गया। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का? 100% है ना? बहुत बढ़िया। तो हमें क्या बोल रहा था, आप पूरा लिखोगे। आप लिखोगे पहले डेफिनेशन, फिर आप लिखोगे असेंशियल आइटम के केस में होता है, इन केस ऑफ असेंशियल आइटम। फिर आप लिखोगे एक्सेस डिमांड की वजह से होता है। क्या लिखोगे? एक्सेस डिमांड की वजह से होता है। 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम वगैरह भी बनाना पड़ेगा। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से? 6 मार्क का क्वेश्चन है तो डायग्राम वगैरह भी बनाना पड़ेगा प्रॉपरली, कि ये सप्लाई है, ये डिमांड है। डिमांड अगर बहुत ज्यादा है तो उस केस में आपको, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जो अपने आप तय हो गया, उस केस में आपको एक कम प्राइस तय करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में, जो कितना होगा? 100 रुपए जो सरकार ने तय करा, इक्विलिब्रियम से कम ही होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनअफोर्डेबल फॉर सम पीपल। गरीब लोग नहीं, मतलब मेरे जैसे गरीब लोग, हम जैसे गरीब लोग नहीं 150 रुपए खर्च कर सकते ना प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर।
समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। लेकिन फिर उसके बाद आप लिखोगे इसके अंदर इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर आप लिखोगे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। रहेगा बेटा अच्छे तरीके से। और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस में क्या लिखोगे? ब्लैक मार्केटिंग। बेटा सरकार के प्राइस तय करने के बावजूद भी ब्लैक मार्केटिंग होती है। सरकार ने प्राइस तय करा, उसके बावजूद भी ब्लैक मार्केटिंग होती है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट हायर प्राइस देन द प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने तो तय करा हुआ है कि यार पेट्रोल होना चाहिए इतने रुपए प्रति लीटर, 98 या 100 रुपए प्रति लीटर, ये सरकार ने तय करा हुआ है। लेकिन काफी लोग तभी तो दुकानों में, आपने देखा नहीं है, मैं तो काफी बार ऐसी दुकानों में गया हूं, पेट्रोल बोतल में बेचते हैं लेकिन थोड़ा सा महंगा। अगर 100 रुपए का या 98 रुपीज का होगा मार्केट में, तो बेचेंगे 110 का, 120 का। बस रहेगा। तो ब्लैक मार्केटिंग की आपको डेफिनेशन लिखनी है कि प्राइस सीलिंग होने के बावजूद भी ब्लैक मार्केटिंग होती है, ये आपको लिखना है। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का 100% है ना। उसके बाद आप लिखोगे कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है अगर ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है तो काफी लोगों को जो ब्लैक मार्केटिंग, देखो ब्लैक मार्केटिंग कौन प्रमोट कर रहा है बताओ? बेचने वाला या खरीदने वाला? अरे खरीदने वाला। लोग जो पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लेंगे, उनको दुकानों से बोतल में लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो इसका मतलब कंज्यूमर अपनी तरफ से प्रमोट कर रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है इसका सोल्यूशन है राशनिंग सिस्टम। राशनिंग सिस्टम मतलब आप जिन लोगों को महंगे में देना उनको महंगे में दे दो, जिनको सस्ते में देना उनको सस्ते में दे दो। गवर्नमेंट की राशन शॉप नहीं होती, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिनको कहते हैं, राशन शॉप होती है ना। तो गवर्नमेंट उसके जरिए जो भी ग्रोसरी आइटम्स हैं, जो भी बाकी की चीजें भी हैं, बड़ी असेंशियल आइटम्स, उसको सस्ते में देती है गरीब लोगों को, और जिनको नॉर्मल प्राइस के ऊपर लेना है वो मार्केट से ले ले। अगर आपको आशीर्वाद का ही आटा लेना है या हाथी ब्रांड का ही आटा लेना, आप ले लो, जितने रुपए का भी मिलता है मार्केट से। लेकिन आपको सरकार वाला आटा लेना है तो वो सस्ता मिल जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ही मिलेगा, राशन शॉप से। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का। और इसके नेगेटिव पॉइंट्स, इसके डीमेरिट्स, ठीक है। राशनिंग सिस्टम के भी अगेंस्ट में कुछ पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे कि क्यों लोग राशन सिस्टम से भी प्रेफर नहीं करते, क्यों मैं खरीदने नहीं जाता। तो ऑब्वियसली लो और इंफीरियर क्वालिटी होगा, ठीक है। मतलब वो मेंटेन करके नहीं रखते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि राशन शॉप में आपने देखा है जमीन पे ही आटा पड़ा हुआ है, चीनी पड़ी हुई है, तो उसके अंदर से चूहा आ रहा है, चूहे ने पूरा वाटर पार्क बना रखा है अपना, कि काले कलर का चूहा निकल के आ रहा है बिल्कुल व्हाइट। दूसरा, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में वेट करना पड़ता है और इतनी आसानी से नंबर नहीं आता। तो आपको राशनिंग सिस्टम के भी पॉइंट लिखने हैं। तो बेटा प्राइस सीलिंग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जरूर करके जाना, 6 मार्क है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लास खत्म होते ही मैं आपको बता दूंगा कि मेरे नोट्स में से कौन से वाला क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है, उसमें से याद कर लेना आप, ठीक है। प्राइस सीलिंग का मतलब समझ आया ना? मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस बट लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हिच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। बात समझ आया भाई? प्राइस सीलिंग एक्सेस डिमांड की वजह से होता है, प्राइस सीलिंग असेंशियल आइटम के केस में होता है। प्राइस सीलिंग का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब काला बाजारी, मतलब ज्यादा प्राइस के ऊपर सामान बेचा जाता है और कस्टमर लोगों की नेग्लिजेंसी इस चीज को प्रमोट करती है, और उसकी वजह से राशनिंग सिस्टम एक ऑल्टरनेटिव है। बेटा दोबारा समझा रहा हूँ, किसी ने मैसेज करा था नीचे, राशनिंग सिस्टम का मतलब जिसको महंगे में चाहिए उसको महंगे में दे दो, जिसको सस्ते में चाहिए उसको सस्ते में दे दो। अब गवर्नमेंट की राशन शॉप होती है ना, तो सरकार कह रही है कि अगर हाँ ठीक है आपको हमसे आटा लेना है, चीनी लेनी है, तो ले लो, हमारी दुकानों से ले लो। जिसको हाथी ब्रांड और प्राइवेट किसी कंपनी का सामान लेना है तो वहां से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। समझिए बेटा अच्छी तरीके से बात, पक्का। बेटा यहां तक बात समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। बेटा सब लोगों को आवाज आ रही है? बेटा सब लोगों को आवाज आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। यस सर, आ रही है। एक सेकेंड, वो शेयरिंग सेट किया था। बेटा समृत यहां तक समझ आ गया ना? समकित यहां तक समझ आ गया ना? मैंने आपको राशनिंग सिस्टम आपने पूछा था।
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा प्राइस सीलिंग, ये राशनिंग सिस्टम का समझा देना, मैं आपको अभी क्वेश्चन बता दूंगा। फिर इसके अलावा जो देखो कम चांसेस है लेकिन आ सकता है, प्राइस फ्लोरिंग से रिलेटेड। अच्छा, प्राइस सीलिंग भी ऐसा नहीं बिल्कुल डायरेक्ट ही बोल रहे हैं वो। अब मेरी बात समझ रहे हो, क्या पता प्राइस फ्लोरिंग मतलब थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, थोड़ा घुमा फिरा के पूछे, तो आप उसको भी एक बार देख लेना कि घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। और कौन लड़की थी जो सवाल पूछ रही थी, कौन सी थी? अनुष्का। और मानवी कभी गई, ठीक है। बेटा सुनो, हाँ मैं क्या बोल रहा था, प्राइस फ्लोरिंग पे आते हैं, ठीक है। बेटा प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली प्राइस फ्लोरिंग प्रोड्यूसर के हक के लिए होता है, दुकानदार के हक के लिए होता है। अब मेरी बात समझिए बेटा अच्छे तरीके से। जैसे कस्टमर और कंज्यूमर के हक के लिए प्राइस सीलिंग होता है कि आप इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते, प्राइस फ्लोरिंग दुकानदार के हक के लिए होता है, फार्मर्स के हक के लिए होता है। अब जैसे अगर मान लो कि कुछ 4-5 गरीब फार्मर दुकानदार के पास सामान बेचने के लिए जाते हैं, दुकानदार काउंटर पे बैठा हुआ है, मेरी तरह मान लो मेरी तरह दुकानदार एक काउंटर पे बैठा हुआ है और मुझे 5 लोग सामान बेचने आ गए, सारे लोग सामान बेचना चाहते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा उनको? पहले तो बताओ, बहुत सारे लोग अगर सामान बेचना चाहते हैं तो ये केस क्या हुआ? इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। अगर बहुत सारे लोग सामान बेचना चाहते हैं तो इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात। मैं बोलूंगा जो मुझे सस्ते में दे रहा है वो दे दो, यानी कि मैं इक्विलिब्रियम प्राइस को कर दूंगा डाउन, अपनी तरफ से मैं इक्विलिब्रियम प्राइस को डाउन कर दूंगा, यानी कि ये कभी कभी नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगा सामने वाले फार्मर के लिए कि वो मुझे बेचे। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो अपनी पड़ी है ना, मैं हूं एक दरिंदा, मैं तो दुकानदार हूं, मैं तो अपने हिसाब से देखूंगा, फार्मर के हिसाब से थोड़ा देखूंगा। अब मेरे पास समझ गए? तो सरकार बीच में आती है, सरकार कहती है नहीं आप इतना कम पे नहीं कर सकते यार। मैं उनको दे रहा था 10 रुपए किसी चीज के लिए, अब बेचारों का बनाने का खर्चा ही 10 रुपए आया या 9 रुपए आया, लेकिन मैं अपनी तरफ से कम दे रहा था क्योंकि सारे बेचने आ गए, तो मैंने कहा चलो मेरा फायदा है फिर तो। लेकिन सरकार बीच में आती है, सरकार कहती है नहीं हम अपनी तरफ से एक एमएसपी तय करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बात समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से? इसी प्राइस के ऊपर आपको बेचना है। बात समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से? हम अपनी तरफ से एक प्राइस तय कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसी प्राइस के ऊपर आपको बेचना है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? अगर लोग नहीं ले रहे हैं तो फिर हमें आकर दे दो, सरकार ऐसा कहती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस एट व्हिच गवर्नमेंट बायज क्रॉप्स और अदर थिंग्स फ्रॉम फार्मर्स, अगर फार्मर्स उससे ज्यादा प्राइस में मार्केट में नहीं बेच पा रहे तो इसको बोलते हैं फ्लोरिंग। फ्लोर कहाँ होता है? छत पे होता है, नीचे होता है? फ्लोर होता है नीचे। इस वजह से प्राइस फ्लोरिंग क्या हुआ? मिनिमम प्राइस। प्राइस फ्लोरिंग क्या हुआ? मिनिमम प्राइस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? प्राइस फ्लोर हुआ मिनिमम प्राइस। सो इट इज ए प्राइस decided by the government or it is a minimum price but more than the higher than the equilibrium price. बात समझ आ गई? more than the equilibrium price, higher than the equilibrium price. समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? प्राइस फ्लोरिंग इज द मिनिमम प्राइस बट मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। बात समझ आ गई? डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और ये किस केस में होता है? एक्सेस सप्लाई के केस में होता है। और इसका एग्जांपल भी क्या है? एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? तो एग्जाम में आने के चांसेस तो हैं, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा चांसेस है प्राइस सीलिंग के। ठीक है, क्योंकि प्राइस फ्लोरिंग में इतनी सारी बातें नहीं है करने के लिए। डायग्राम बन जाएगा, इसका डेफिनेशन भी लिख दोगे आप, एग्जाम्पल 2-3 लिख दोगे। एमएसपी एक एग्जाम्पल है, वेज लेजिस्लेशन एक एग्जाम्पल है। लेजिस्लेशन, वेज लेजिस्लेशन क्या होता है? सरकार ने अलग अलग स्टेट्स में ना लोगों के मिनिमम वेजेस तय करी हुई है कि इतना तो पे करना ही है। कोई इंसान है, कोई दिहाड़ी पे काम करता है तो उसको इतना तो पे करना ही है, ये उसकी मिनिमम वेजेस है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सो प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग और डायग्राम वाले क्वेश्चन, ये 3 मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 मार्कर में आ सकते हैं। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? क्या आपकी स्कूल में रान इंटरनेशनल में चेन इफेक्ट कराया मैम ने? नहीं करवाया ना? चेन इफेक्ट नहीं करवाया ना? जहाँ पे इसकी वजह से ये होता है, उसकी वजह से ये होता है, उसकी वजह से ये होता है, अगर वो नहीं कराया तो फिर ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से फेवरेट है जो आ सकते हैं 6 मार्कर में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है जी। और हमारा बफर स्टॉक। हाँ ये सब कुछ आपको समझाना है, मतलब प्राइस फ्लोरिंग के अंदर बफर स्टॉक वगैरह आपको समझाना है। बफर स्टॉक कैसे समझाओगे, बफर स्टॉक आप कैसे समझाओगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। सरकार अगर लोगों से सामान ले रही है, फार्मर से सामान ले रही है मिनिमम प्राइस पे फार्मर को सपोर्ट करने के लिए, तो सरकार उस खुद सामान का क्या करेगी, सरकार उसके बफर स्टॉक मेंटेन करेगी। आपको पता है बफर स्टॉक कौन मेंटेन करता है? हमारे देश में एक कॉर्पोरेशन है, इसको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, वो बफर स्टॉक मेंटेन करता है। क्या बेटा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, वो बफर स्टॉक मेंटेन करता है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? या फिर बफर स्टॉक के यूज आ सकते हैं कि क्या करेंगे, प्राइस को स्टेबल करने के लिए। बात समझ आ गई? वही जो मैंने राशनिंग शॉप वाला एग्जांपल बताया, तो लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सामान सस्ते में प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। या फिर किसी डिजास्टर वगैरह के केस में ये चीज काम आ जाए, कहीं पे अगर कोई आपदा आ गई, डिजास्टर आ गया, जैसे फ्लड आ गया, वहां पे लोग फंस गए, तो उनको यहीं से तो खाना जाता है। फिर कोविड के केस में भी यहीं से खाना जाता है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? सो बफर स्टॉक को मेंटेन करा जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। मैं ये बता रहा था कि एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, सरकार जो फार्मर से सामान खरीदती है उसका क्या करती है, मेंटेन कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और उसके 3 यूजेस होते हैं, और वो 3 यूजेस क्या है? ये 3 यूजेस है, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सामान को बांटने के लिए, और किसी डिजास्टर वगैरह के केस में ये चीज काम आती है। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का?